विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। दम नहीं है आवाज में। विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा। हाँ ठीक है। आज हम हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू कर रहे हैं, चैप्टर द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। लेकिन क्या है कि उससे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ने से पहले दो तरीके होते हैं, पहले चैप्टर पढ़ो फिर क्वेश्चन आंसर करो। दूसरा तरीका होता है पहले क्वेश्चन आंसर करो फिर चैप्टर पढ़ो। उससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रश्न यूपीएससी ने या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने या उत्तर प्रदेश पीसीएस ने जो ये लाइन बनाई है, क्वेश्चन बनाया है, कहां से बनाया है। उसके लिए क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या, क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनना। पहला क्वेश्चन, इंटरपोलर कौन थे। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन की बैसाखियों से पेपर नहीं निकला करते। मैं सीधे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, जहां पे भी इंटरपोलर शब्द आएगा वहां पे आपने अलर्ट हो जाना है कि अच्छा इन्होंने यहां से क्वेश्चन बनाया। और ये क्वेश्चन मैं किसी पेपर में देख चुका हूं, या तो वो यूपी पीसीएस का रहा या उत्तराखंड या कहीं ना कहीं यूपीएससी लेवल का पेपर में क्वेश्चन देख चुका हूं। इसमें लिखा नहीं है कि कहां पर आया, लेकिन इंटरपोलर कौन थे। आंसर है एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। अनधिकृत एक होता है अधिकृत, एक होता है अनधिकृत। ये अनधिकृत शब्द नहीं निकाला इसने यहां पर, लेकिन जो ऑप्शन दिया एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को क्या कहा जाता था, इंटरपोलर कहा जाता था। क्या कहते थे। अगला, किन किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किन चीजों का निर्यात भारत से करती थी। भाई भारत उपनिवेश था, और जब कोई देश किसी देश को उपनिवेश बनाता तो अधिकाधिक दोहन करने की प्रवृत्ति रखता है। क्या रखता है, उसे क्या करना है, अपने देश को समृद्ध करना है, अपने जो उपनिवेश है उसको अधिकाधिक दोहन करना है। तो सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, कॉफी। आंसर इज सूती कपड़ा ले जाती थी, नील ले जाती थी, कच्चा रेशम ले जाती थी। और इन दुष्टों ने क्या किया, पहले पहले सूती कपड़ा हमसे ले गए। हमारे सूती कपड़े की जो प्रशंसा होती थी पूरे विश्व में होती, समस्त विश्व में। अगर कोई कॉटन का जो कपड़ा है, अगर बेस्ट क्वालिटी का जो कपड़ा होता था वो हमारा होता था, और हमारे जुलाहे बनाते थे उनको। कौन बनाते थे, मतलब हमारे यहाँ कॉटन उगाई जाती थी, उससे धागा बनता था, हाथ से बनाते थे, और रंग बिरंगे वस्त्र होते थे, बड़ी प्रशंसा होती थी। अंग्रेजों ने सीखा किससे, भारतीयों से। उन्होंने कहा यार ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें धागा बनाओ, फिर क्या बोलते हैं खड्डी चलाओ, फिर चरखा चलाओ, फिर क्या करो, वो जो होता है जिसपे कपड़ा बुनते हैं, बहुत टाइम लगेगा, क्यों ना आविष्कार किया जाए। तो क्या किया उन्होंने, धागा बनाने वाली मशीन बना दी, कपड़ा बनाने वाली मशीन बना दी। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इंग्लैंड से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ भाई, सारे वैसे जो साधन थे वो यूरोप के अन्य देशों में थे, जर्मनी में थे, फ्रांस में थे, कोयला था, सब कुछ था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर भी कहां से हुआ, इंग्लैंड से शुरू हुआ। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज लगा दी। हमारे यहां से सिर्फ कॉटन ले गए, और क्या किया, कौड़ियों के भाव ले गए। वहां पर धागा भी बनाया, कपड़ा भी बनाया, सिले सिलाए वस्त्र क्या किए, आयात किए इस देश में, और हम लोगों को बेचा। हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमारी जमीन पर कर लगाया, उसी करके एक भाग से कपास खरीदा, कपास को वहां ले गए, कहा, इंग्लैंड। धागा बनाया, कपड़ा बनाया, कपड़े सिले, हमें बेचे। साथ में स्टेटस सिंबल आज भी है, देखते होंगे आप, कोट पैंट टाई पहन के लगता है कि जेंटलमैन बन गया मैं, है ना। ये प्रवृत्ति है कि नहीं है भारतीयों के अंदर, कोट पैंट टाई पहन के क्या बन गए, जेंटलमैन बन गए, या हुल जुलूल कपड़े पहन के हम क्या बन गए, मॉडर्न बन गए। ऐसा मानना है भारतीयों का, जबकि आपको स्वामी विवेकानंद ने बता दिया कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन जेंटलमैन, इन माय कंट्री थॉट्स मेक्स द मैन जेंटलमैन। ये सुना है, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉफी का कंसेप्ट नहीं था उस समय तक ज्यादा, मेरे ख्याल से। क्या क्या लिया था, सूती कपड़ा, नील। हमारे देश में नील उगवाते थे ये, उस नील से धरती बंजर होती थी। उस नील के चक्कर में नील विद्रोह हुआ बंगाल में। क्या हुआ, बंगाल में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास उसके नेता थे। गोविंदपुर गांव, नादिया जिला से शुरू हुआ था कौन, नील विद्रोह। दीनबंधु मित्र ने किताब लिखी नील दर्पण, और एक हरीश चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियट ने उसका समर्थन किया। चेक करो जरा किस अखबार ने समर्थन किया था, ये क्वेश्चन बना हुआ कहीं।
नील विद्रोह का समर्थन किस अखबार ने किया था? शायद हरीशचंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियट ने किया था, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ पहले बंगाल में विद्रोह हुआ, फिर वो नीलहे भागकर कहां चले गए? बिहार में चले गए। फिर उन्होंने कहा 3/20 भाग खेती पे भाई आपको नील उगानी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया किसानों से, और वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाध्यता थी किसानों की नील उगाने की। कहां पर? बिहार में। चंपारण तो बाद में आता है। अब क्या हुआ? तब तक कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया। हिंदू पैट्रियट हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी का हिंदू पैट्रियट। सारे क्वेश्चन बने हुए, जितना भी मैं बोल रहा हूं एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है कहीं भी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा था भाई? 3/20 भाग। अब क्या हुआ? तब तक कृत्रिम नील बन गई। क्या बन गई? कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया। और ये नील का जो जो उगा रहे थे यहां पर, इसका मायने नहीं रहे थे। अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना था। अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के एवज में जो निलहे थे, अंग्रेज निलहे, वो हमारे किसानों से मांग कर रहे थे पैसों की कि भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो क्या पैसे दो। अब फिर तब रामचंद्र शुक्ल उन्होंने आमंत्रित किया किसको? बाबा गांधी बाबा को, जिनके बारे में प्रचलित था इस देश में 9 जनवरी 1915 को आए थे कि बाबा अंग्रेजों से जो कहते हैं वो मान लेते हैं। तब गांधी आए और चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, उसके बाद 100% उपलब्धि कोई भी किसी भी उसमें नहीं है गांधी के, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिला गांधी ने कहा ठीक है इतने में सही है, बढ़िया, अंग्रेज झुक गए, इतना काफी। समझ में आ गया? चंपारण सत्याग्रह। कच्चा रेशम, रेशम वैसे चाइना में हुआ था, मतलब जो रेशम बनाने की विधि जो थी वो चीन वालों के पास थी। किसके पास? चीन वालों के पास थी। कई सालों तक चीन ने नहीं बताया क्या कि रेशम बनता कैसे है, और सारे लोग हतप्रभ थे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाद में लीक हो गया। तो राजकुमारी बताते हैं कि वो उस विधि को दूसरे देश में ले गई तो सबने सीख लिया। फिर रेशम मार्ग से क्वेश्चन बनाया कि रेशम मार्ग कहां से कहां तक जाता था। सिल्क रूट जिसको बोलते हैं, उस पर दोबारा काम चल रहा है। ठीक है, तो सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। डच, इंग्लिश, पुर्तगाली और फ्रेंच। डच कहां के निवासी होते थे? हॉलैंड के। हॉलैंड मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड मतलब नीदरलैंड। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल कहां है? एम्स्टर्डम। एक बंदरगाह भी है, व्यस्ततम बंदरगाह हुआ करता था किसी जमाने में, रॉटरडम। कौन सा? रॉटरडम। क्या है इसकी विशेषता नीदरलैंड की? कोई नदी है यहां पर नीदरलैंड में जो अंत में जाकर गिरती है नीदरलैंड से? बताओ तो। पवन चक्कियों का देश बोलते हैं इसको। राइन रिवर लास्ट में नीदरलैंड से जाकर क्या गिरती है? किसमें गिरती है? नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी में गिरती है। देख लो भाई एक बार, नॉर्थ सी में गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है। पूछने वालों ने यह भी पूछा सबसे अशांत सागर कौन सा है? आंसर नॉर्थ सी। हर समय हलचल है उसमें, बड़ा खतरनाक जिसे बोलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा, वो कौन सा देश है जिसने सागर से जमीन निकाल रखी है अपने लिए? आप टीडी डैम बना के खुश हो? नीदरलैंड वालों ने इतने बड़े बड़े डैम बना रखे सागर के किनारे कि सागर उस नॉर्थ सी को रोक रखा उन दीवारों ने, और अपने लिए जमीन निकाल रखी। माना यहाँ पे सागर है तो क्या किया मैंने? उधर दीवार बना दी, सागर को पीछे धकेल दिया और वहां पे अपना मकान बना दिया। तो नीदरलैंड के लोगों ने ऐसा कर रखा है। समझ में आया? यानी सागर ऊपर है, जमीन नीचे है। वहां उन दीवारों ने, उन जो डैम्स हैं, उन्होंने सागर को रोक रखा, लंबे लंबे डैम। इसका मतलब क्या हुआ? नीदरलैंड के लोग क्या हैं? अरे डच नहीं, मेहनती है भाई, टेक्नोलॉजी है उनके पास। क्या है उनके पास? मैंने कहा विंड मिल से बिजली बनाने वाले लोग हैं वो, लैंड ऑफ विंड मिल्स बोलते हैं डच। इंग्लिश आपको पता ही, इंग्लैंड वाले। पुर्तगीज, पुर्तगाली, है ना। भारत में आने वाली पहली व्यापारिक शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। भारत से जाने वाली सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। कब गए? 1961 में गए, है ना। अमरीश पुरी ने एक पिक्चर में कहा भी है कि मैंने आखिरी गोली
पुर्तगालियों पे चलाई थी, अगली गोली सलमान खान पे चलाऊंगा, कुछ ऐसी पिक्चर है। उससे शादी करोगी, कुछ ऐसा करके पिक्चर है एक ना। डायलॉग से भी सीखा करो कि 1961 में आखिरी गोली मैंने किस पे चलाई थी। अब वहां पे लेकिन उसने ऑपरेशन का नाम नहीं बताया, एक ऑपरेशन चला था पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए। कौन सी बताओ? हाँ जी, पक्का 100% चेक कर लो एक बार, क्योंकि मैं बोलूंगा तो गलत नहीं निकलना चाहिए ना। देख लो, ठीक है। और एक फ्रेंच, अब इनका बताना है कि ये कहां थे, तो गोवा, पांडिचेरी, हुगली और चिंसुरा। कहां भाई? गोवा। अब देखो, पुर्तगाली गोवा में थे, 1510 में बीजापुर के शासक से छीन लिया था इन्होंने गोवा। कौन था बीजापुर का शासक? क्या चल रही थी? अबे यार, गोवा में आदिल शाही चलती थी। नाम बताओ उसका। सबके नाम के आगे आदिल शाह है। जैसे पिताजी के नाम के आगे भी जात होती है, मेरे नाम के आगे भी जात है, दादाजी के नाम के आगे भी जात, वैसे ही आदिल शाही एक तरह से समझ लो टाइटल है, वो सबके नाम के आगे लगेगा। कौन था जिससे गोवा छीना पुर्तगालियों ने? अरे ढूंढो भाई, मुंह मत देखो मेरा, किताब ढूंढो, दूसरी किताब निकालो जो मैंने बता रखी दे रखी है, उसमें ढूंढो। प्रश्न पूछूंगा मैं, प्रश्न पूछ के आपके दिमाग को उद्दलित करूंगा। यूसुफ आदिल शाह, पक्का 1510 है? क्या लिखा हुआ है? जो जूनियर है उन पे मैं विश्वास नहीं करता, सीनियर का दो, सीनियर बताएगा। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा किस आदिल शाह शासक से छीना? हाँ, यूसुफ आदिल शाह से। गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? और तब से गोवा उन्हीं के पास रहा, उनकी बपौती रही गोवा। किनकी? पुर्तगालियों की। 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाना पड़ा? विजय चलाना पड़ा। ठीक है, गोवा 56वें संविधान संशोधन से इसको हमने राज्य का दर्जा दिया था। किसको? गोवा को। गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। किस नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर है। जुआरी नदी कहां पर है? गोवा में ही है। बीच कौन कौन से हैं गोवा के? तो सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं मैंने। ठीक है, समस्या यही है। बीच पूछे हुए हैं, कौन कौन से बीच? जरा मुझे बताओ, अंजना बीच कहां है? अंजना बीच गोवा में है। क्या गोवा में सलीम अली के नाम से कुछ है? क्या है? सलीम अली कौन थे? पक्षी विज्ञानी थे। क्या है सलीम अली के नाम से? हाँ जी, बर्ड सेंचुरी है गोवा में। और भी है कुछ गोवा में, एक बंदरगाह है मार्मगांव। देखो मार्मगांव कहां है? गोवा में है। मार्मगांव बंदरगाह गोवा, है ना। पुर्तगाली अपने साथ क्या लेके आए? हमने क्या दिया पुर्तगालियों को? मसाले दिए। क्या दिए? और वो क्या लेके आए हमारे लिए? तंबाकू। क्या लेके आए? हमने तो अच्छी चीजें दी उनको, और उन्होंने हमें क्या दिया? तंबाकू। चर्च लेके आए। वो किस शैली में बने थे उनके चर्च? गोथिक शैली में बने हुए थे। सिक्के लाए वो अपने, करेंसी लेके आए। कौन सी? क्रूसेडो। क्रूसेडो चेक करो। लेकिन पुर्तगाली पैसा मतलब सोना लेकर आए हमारे देश में। अंग्रेज बड़े दुष्ट थे। अंग्रेज क्या लेके गए हमारे यहां से? हमारी सोने की चिड़िया को उड़ा कर ले गए। अच्छा, पौंडीचेरी भाई, पौंडीचेरी किसका था? फ्रांसीसियों का था। किसको बोलते हैं पौंडीचेरी? अरे 4 पार्ट है पुदुचेरी के। कहां कहां है? कौन कौन से हैं? क्रम बताइए। दाई साइड में, दाएं तट पर क्रम बताइए पुदुचेरी का। अरे भाई, क्रम पूछ रहा हूं मैं। हाँ बोलो। हाँ, यनम। अब सुनो, यनम, पुदुचेरी, कराईकाल। यनम किस तट पर है? किस तट पर है? तट मतलब किस कोस्ट पर है?
हाँ, अरे यार नॉर्थ सरकार होगा, नॉर्थ सरकार होगा। और जो आपका पुदुचेरी और कराईकाल है वो किस तट पर है? वो आपका कोरोमंडल तट पर है। और एक पार्ट और है पुदुचेरी का जो कि केरला वाली साइड में है, माहे, जो कि किस तट पर है? मालाबार तट पर। गोवा के तट को कोंकण तट बोलते हैं। गोवा से लगा हुआ तट जो है वो कोंकण तट, कोंकणी बोली जाती है वहां पर। क्या बोली जाती है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाएं जोड़ी हमने किस संविधान संशोधन से। अब आप सोचते हैं कहां से कहां पहुंच गया, तो सारे क्वेश्चन आ रखे। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली किस संविधान संशोधन से जोड़ी हमने? हाँ जी, 71वें संविधान संशोधन सन 1992। पहले सिंधी जोड़ी थी, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी, फिर बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी जोड़ी। यही जोड़ी है। ठीक। हुगली भाई कहां पड़ता है हुगली? हाँ जी, नदी भी है हुगली, जगह भी है, नदी भी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है हुगली? ढूंढो। हुगली किसका था भाई? डचों का था हुगली। हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेक कर लिया, कंफर्म हो? गंगा की ट्रिब्यूटरी। और चिंसुरा ये किसका था? चिंसुरा अंग्रेजों का था। चिंसुरा किसका था? तो अब ये पता चल गया हमें कि डचों का क्या था भाई? डचों का था हुगली, अंग्रेजों का था चिंसुरा, पुर्तगालियों का था गोवा, और फ्रेंच जो थे उनका क्या था? पुदुचेरी। समझ में आ गया? फ्रेंच सरकार के साथ हमने समझौता किया था एक। हमने कहा भाई ले जाओ अपने लोगों को, अब बहुत हो गया, पुदुचेरी छोड़ो और जाओ। तो फिर एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत बहुत समय तक जो पुदुचेरी में जो लोग रहते हैं, आज भी जो फ्रांस में इलेक्शन होते हैं उनके बैलेट आते हैं यहाँ पर। अगर आपको फ्रेंच सीखनी हो, बेस्ट जगह जो है वो कहाँ है? पुदुचेरी। पुदुचेरी में एक महान आश्रम, महान संत का आश्रम भी है, ऑरोविलो आश्रम। किसका? अरविंदो घोष का। कौन अरविंदो घोष? क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। पर एक बार जेल गए और जब जेल से बाहर निकले तो योगी बन के निकले। क्या निकले? क्या लिखा उन्होंने? अरविंदो घोष ने क्या लिखा? कुछ लिखा होगा, किताब लिखी होगी, महान योगी थे तो कुछ लिखा होगा। सिंथेसिस ऑफ योग किसने लिखा? हाँ जी, क्या लिखा? सिंथेसिस ऑफ योग। और क्या लिखा? तो जितने भी योग सिखाने वाले लोग हैं, हाँ जी सुन लो, जितने भी योग टीचर हैं, सिंथेसिस ऑफ योग जरूर पढ़े। क्या पढ़े? तब समझ में आएगा आपके। क्या? अगला, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आंसर, अल्बुकर्क। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ और दूसरा कौन हुआ? तो पहला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और दूसरा हुआ अल्बुकर्क। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के अंदर उतनी योग्यता नहीं थी, लेकिन अल्बुकर्क के अंदर योग्यता थी अपने देश के लिए। अगर हमारा तो दुश्मन है वो, लेकिन उसने क्या किया? वो चाहता था कि यहाँ पे पुर्तगालियों की क्या हो, संख्या बढ़े। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया उसने पुर्तगालियों को, लेकिन उसने गड़बड़ कर दी। इस देश में गड़बड़ नहीं करनी है हिंदुओं के साथ। हिंदू बड़ा कैसा है, मतलब सीधा साधा आदमी है, लेकिन उसके धर्म के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत होगी। इसने क्या किया? ईसाइयत थोपी उन पर। इसने जबरदस्ती ईसाई धर्म क्या किया? जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास किया। उसकी वजह से फिर क्या हुआ? दिक्कतें हुई। किसको? अल्बुकर्क। चलो, परवर्ती 17वीं और प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? अफीम समझते हैं? ओपियम है ना, दवा के काम आता है, डोडा बोलते हैं इसको शायद। आंसर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का।
इसीलिए डच ईस्ट इंडीज किसको कहा जाता है? डच ईस्ट इंडीज किसका पुराना नाम है? अरे भैया, इंडोनेशिया देखा है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, गरुड़ एयरलाइंस, इंडोनेशिया के आइलैंड जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इरियन जाया, बाली, बाली भी है, बाली से क्वेश्चन बना, बाली आइलैंड किसका पार्ट है? रामलीला होती है इंडोनेशिया में आज भी, भले ही इस्लाम हो वहां पर, लेकिन क्या रामलीला होती है। तो मैंने कहा किसका नाम डच ईस्ट इंडीज है पुराना नाम? इंडोनेशिया का नाम। क्यों? क्यों है? अरे भाई क्यों है? क्योंकि डचों का उपनिवेश था वो। डच ईस्ट इंडीज इसलिए बोलते हैं किसको? इंडोनेशिया को। एक चीज और पूछना चाह रहा था, स्लिप हो गया। तो ठीक है भाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च, जिसको कि पुराने ग्रंथों में यवन प्रिया लिखा गया है। क्या लिखा? ये आईएएस का क्वेश्चन, कि यवन प्रिया किसको बोलते हैं? काली मिर्च को। यवनों को बड़ी प्रिय थी। आंसर, आंसर कालीकट। काली मिर्च के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? कालीकट। इसी का आधुनिक नाम कोझिकोड है। कल पीसीएस, परसों पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन आ रखा था कोझिकोड से। क्या क्वेश्चन था वो? यूनेस्को में क्या? हाँ तो ढूंढो। यही वो जगह है जहां पर कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। किसके साथ आया था? अब्दुल मनीक नामक द्विभाषीय के साथ आया था। किसके साथ? अब्दुल मनीक के साथ। यूपी पीसीएस वालों ने पूछा अब्दुल मनीक का नाम, उसके साथ आया था। कौन था राजा यहाँ का? जमोरिन। जमोरिन ने क्या दिया उसको? मसाले दिए। अपने देश में गया है, बेचा इसने, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार भारत में आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन है? पुर्तगाली। कौन है? पुर्तगाली। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बता रहा था मैं, जब ये लोग गए ना, कौन? इंडोनेशिया जो देश है, 0 डिग्री इक्वेटर जाती शायद वहां से, जाती है? हाँ जाती है। 0 डिग्री इक्वेटर आपकी ब्राजील से भी जाती है, 0 डिग्री इक्वेटर आपकी इक्वेडोर से भी जाती है, कोलंबिया से भी जाती है, ब्राजील से भी जाती है, अफ्रीका के 6 देशों से भी जाती है, इंडोनेशिया से भी जाती है। इसका मतलब 0 डिग्री इक्वेटर का मतलब क्या हुआ? 3 बजे तक भयंकर गर्मी, 3 बजे के बाद भयंकर बरसात, मूसलाधार वर्षा। रोज का काम है वहां का, रोज का सिस्टम यही है कि 3 बजे तक भयंकर गर्मी, 3 बजे के बाद बरसात, उमस। बायोडायवर्सिटी के लिए आदर्श स्थिति। बायोडायवर्सिटी मतलब ब्राजील में अमेजन जैसे जंगल, जिनके अंदर जाना ही मुश्किल है, एनाकोंडा जैसे सांप, 1 किलोमीटर स्क्वायर में हजारों किस्म के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे। ऐसे अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन, ऐसे इंडोनेशिया में। तो उन्होंने कहा यार जो प्रॉफिट हो रहा है ना, रबर में हो रहा है। किसमें हो रहा है? रबर में। तो रबर का जो प्लांटेशन करवाया था इंडोनेशिया में, वो इन्हीं लोगों ने कराया था, उपनिवेशवादियों इन्होंने। इसीलिए आज भी मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत में अगर मैं बोलूं तो नीचे केरला वाला साइड, यहां पर रबर होता है। रबर यहाँ का पौधा नहीं है। रबर कहां का है? साउथ अमेरिकन पौधा है वो। लेकिन उसके लेटेक्स से जो चीज निकलती थी वो उस जमाने में क्या थी? बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। बाद में कृत्रिम रबड़ का आविष्कार हुआ तो प्राकृतिक रबड़ की मांग थोड़ा क्या हो गई? कम हो गई। इतना समझ में आ गया? ठीक है। भारत के पश्चिमी तट में निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? पश्चिमी तट पर तो तेल्लीचेरी करके आंसर दिया है इसने। बाकी कोचीन, यार कोचीन भी, कोच्चि भी पश्चिमी तट पे ही था वैसे तो। कालीकट भी कहां था? कोझिकोड भी पश्चिमी तट पे ही था। अच्छा, पश्चिमी तट ऊपर वाला बोल रहा है, तेल्लीचेरी करके आंसर दे रहा है कुन्नूर। भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? इंग्लिश फैक्ट्री थी। अच्छा, तेल्लीचेरी में थी। कहां पर थी?
साथ में ये भी पूछ रहा है इंग्लिश फैक्ट्री कहां पर थी, तेलीचेरी में, कहां पर थी। अगला क्वेश्चन पूछा, किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया? 8वें का आंसर है सी, डच। डचों के समय 17वीं शताब्दी में कासिम बाजार में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे, तागे नहीं धागे, का उत्पादन किया गया। किसके समय में? डचों के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? आंसर फ्लावर वन। आंसर क्या था? क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? हाँ, फ्लावर वन, ये ठीक तरीका है। आने वाले समय में आपके पेपर ऐसे ही होने, पिक्चर हॉल की तरह एक स्क्रीन लगी होगी, आप बैठे होंगे दूर दूर और क्या ऑनलाइन। समझ में आया? क्वेश्चन आएगा, कुछ मिनट मिलेंगे, मिनट मतलब सेकंड, 30 सेकंड का क्वेश्चन होगा। 30 सेकंड में अगर आपने गोला मार दिया तो ठीक, आपकी समझ, आपके दिमाग ने समझा ठीक, नहीं तो खत्म, अगला क्वेश्चन। और ये होना चाहिए ऐसा। अगला, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, कौन था? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस? जहांगीर के दरबार में आया था। इसके, उसने किस भाषा में बात की? उसने इंग्लिश में बात नहीं की। हम लोग तो खुश होते हैं कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, पढ़े लिखे हो गए। उसने फारसी भाषा में बात की, तुर्की भाषा में बात की। पक्का? और वो जहांगीर बड़ा खुश हुआ, उसे मनसब दिया उसने। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। और ये अंग्रेज बड़े चालाक थे, ये सोच समझ के चलते थे, पहले से प्लान बना के चलते थे। इनका इवेंट मैनेजमेंट बड़ा गजब का था। इनको पता था कि ये राजा कहां पर खुश होंगे, तो उनकी भाषा में बात की तो खुश हो गए। पर्शियन जो है वो कोर्ट लैंग्वेज है मुगलों की। क्या मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज क्या है? पर्शियन है। लेकिन मुगलों में एक पहला राजा जो है बाबर है, बादशाह। क्या किसकी लैंग्वेज टर्की थी? बाबर ने जो अपनी किताब लिखी तुजू के बाबरी, वो टर्की में लिखी उसने, वो अपनी मातृभाषा में लिखी। जबकि मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? फारसी थी। तो चाहता तो वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखता, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अपने मदर टंग में लिखूंगा। क्या? अपनी आत्मकथा अपनी मदर टंग में लिखूंगा, जिसको बोलते हैं तुजू के बाबरी। क्या बोलते हैं? जो कि संसार की सर्वोत्तम आत्मकथाओं में से एक है। आत्मकथा बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी को, जो खुद लिखी जाती है। बायोग्राफी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी दूसरे के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा जी, रिजविक की संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली? एक रिजविक की संधि हुई थी 1697 में, तो पांडिचेरी वापस मिल गया। किसको? फ्रांसीसियों को। इस देश में आगे चल के पढ़ेंगे आप कर्नाटिक वॉर। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर। जमीन किसकी? हमारी। लड़ कौन रहा? अंग्रेज और फ्रांसीसी। संधियां हो रही और मतलब पहले लूट रहे, फिर वापस कर रहे, फिर लूट रहे, बहुत सारी चीजें हो रही। और एक दूसरे को बाहर निकालने का क्या चल रहा है? सिलसिला चल रहा है। ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल रिजविक की संधि के बाद 1697 में पुदुचेरी किसको वापस मिल गया? फ्रांसीसियों को। अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? फ्रांसीसियों ने मद्रास जीत लिया था। क्या जीत लिया था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था भाई, डुप्ले, बड़ा खतरनाक, चालाक, तेज, इंटेलिजेंट। कौन? डुप्ले। उसने इंट्रोड्यूस की थी यहां पर सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, लेकिन उसको वो सफल नहीं हुआ। उसी को कॉपी किया किसने? वेलेजली ने। किसने? वेलेजली ने। और वेलेजली की सहायक संधि आज हम किस नाम से जानते हैं? कि सब्सिडी, वेलेजली, सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेजली। जबकि वेलेजली ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन यूपीएससी है, सभी जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे संसार में, उनकी पापा कौन है? यूपीएससी। यूपीएससी ने पूछा कि
क्या बोलते हैं, सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने वाला क्या गवर्नर जनरल या जो भी है वाइसराय, गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन उन्होंने वेलेजली दिया, ताकि बच्चे क्या हो जाएं, खुश हो जाएं कि हाँ पहले ही ऑप्शन क्या आंसर मिल गया। नहीं, आंसर इज ड्यूप्ले। समझ में आया? सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन? ड्यूप्ले। तो भाई किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? आंसर एक्सला शापेल की संधि 1748। एक्सला शापेल की संधि का 1748। इसको समझो थोड़ा पहले। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है ना वो यूरोप में ही दुश्मन है। कहां पे? यूरोप में ही दुश्मन है। इसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूं आपको। जब ब्रिटेन ने अमेरिका को उपनिवेश बनाया तो सबसे सिस्टमेटिक लोग जो इंग्लैंड के थे वो कहां गए? अमेरिका गए। सिस्टमेटिक मतलब हर चीज में सिस्टमेटिक। मतलब इंग्लैंड में मेरे पास छोटा सा खेत है, मैं उसमें खेती कर रहा हूं और मेरे मन में यह है कि मेरा अगर बड़ा खेत होता ना, 1000 एकड़ का खेत होता तो मैं तो पता नहीं क्या कर देता। तो पूछा गया इंग्लैंड में, भाई एक नया जगह मिली है, जाओगे? उन्होंने कहा क्यों जाए हम, कि तुम्हारे पास यहाँ पे छोटा खेत है, अच्छी खेती कर रहे हो, वहां पे तुम्हें जितना मर्जी, जहां पे तुम पत्थर लगाओगे वहां तक तुम्हारा खेत, करोगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे। चला गया। एक आदमी जो कि पूजा कर रहा था, वो चर्च के पादरियों से और चर्च से बड़ा परेशान था, क्योंकि चर्च कई चीजें थोपता था। वो कहता था यार मैं आराधना करना चाहता हूं लेकिन मैं ढंग से करना चाहता हूं, मतलब जो कंसेप्ट होता है उस हिसाब से, मैं ये जो फालतू चीजें ये मैं पसंद नहीं करता जो मेरे पे थोपी जा रही है। फिर पूछा उनसे, आप पूजा करना चाहोगे वहां चर्च, क्योंकि ईसाइयत को वहां लेके जाना है, आप जाओगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल जाऊंगा। इसीलिए अमेरिका की क्रिश्चियनिटी में और ब्रिटेन की क्रिश्चियनिटी में अंतर है, धर्म में अंतर है, सोच में भी अंतर है। ठीक है, वो वहां चला गया। ऐसे सब लोग सिस्टमेटिक लोग कहां गए? अमेरिका। अपराधी जो गए वो कहां गए? ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया? अब क्या हुआ, जब अमेरिकन ने उगाया, गन्ना उगाया, तो उन्हें शराब बनाने नहीं दी। रम कहां बन रही है? इंग्लैंड में। फिर इंग्लैंड से बन के कहां आ रही है? कहां पे आ रही है? अमेरिका में आ रही। तब लोग खरीद रहे अपने ही गन्ने। यार जब उन्होंने, उनके दिमाग में आया जब हम गन्ना उगा रहे तो हम शराब नहीं बना सकते क्या? जब हम गन्ना बना रहे हम चीनी नहीं बना सकते क्या? जब हम कॉटन उगा रहे हैं हम कपड़ा नहीं बना सकते क्या? और हम किस चीज का टैक्स दे रहे हैं इंग्लैंड को? दरअसल इंग्लैंड पापा है और उस पापा का सिस्टमेटिक बेटा कौन है? अमेरिका। बेटे ने कहा कि मैं टैक्स किस चीज का दे रहा हूं, मेरा रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं वहां ब्रिटेन की संसद में। तो जो अमेरिका की क्रांति होती है वहां पर क्या बोलते हैं? वो यही तो बोलते हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप हमें संसद में जगह नहीं दोगे इंग्लैंड की, तो हम आपके क्या टैक्स नहीं देंगे। भाई सारा जो लड़ाई थी अमेरिका की, जो क्रांति है वो टैक्स की थी। किसकी थी? फालतू में दे रहे थे। एक दिन वो आजाद हो गया अमेरिका। तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? फ्रांस। कौन हुआ? यूपीएससी ने पूछा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने दी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने दी? फ्रांस ने दी। क्योंकि जो दुश्मन होता है ना, माना दो परिवार हैं, दोनों दुश्मन हैं, और दुश्मन परिवार का बेटा बगावती हो जाए माना, तो उसका साथ कौन देगा? जो सबसे बड़ा दुश्मन परिवार है वही तो देगा। वैसे दिया फ्रांस ने। तो मैंने कहा वहां पर लड़ रहे थे दरअसल कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है वो कहां पर लड़ते थे? यूरोप में लड़ते थे। जब जब वहां लड़ते थे यहां पे भी लड़ते थे। कहा? कर्नाटक के युद्ध जो देखते हैं आप, जब वहां संधि होती थी यहां पे भी संधि हो जाती थी। एक्सला शापेल की संधि भारत में नहीं हुई, एक्सला शापेल की संधि वहां हुई। कहा? सप्तवर्षीय युद्ध पढ़ेंगे आप, बहुत सारे युद्ध पढ़ेंगे। एक्सला शापेल की संधि वहां हो रही, तो वहां कह रहे ठीक है भाई संधि होगी, तो यहां पे भी चलो यार फिर हम क्यों लड़े? ठीक है, क्या फिर ऐसे हिसाब होता? क्या लूटा था हमने आपसे? अच्छा मद्रास लूटा, ठीक है मद्रास वापस ले लो। हमने आपसे क्या लूटा था कि जी पांडिचेरी लूटा था, तो पांडिचेरी वापस ले लो। ऐसे करके फिर दोबारा पुरानी स्थिति में आ जाते थे। फिर वहां लड़ाई होती थी, फिर लड़ते थे। तो कर्नाटक युद्ध पढ़ने हैं आपने, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया एक्सला शापेल की संधि से। अगला, निशान किसे कहा जाता था भाई? निशान अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
मुक्त व्यापार का जो आज्ञा पत्र था उसे निशान कहते थे। क्या कहते थे? निशान। क्या बोलते थे? परमिट। ऐसा हुआ, एक मूर्ख राजा था यहां पर जिसका नाम था फर्रुखसियर। उसको फोड़ा हो गया, फोड़ा हुआ, कैंसर हुआ, नासूर हुआ, भगवान जाने। अंग्रेजों के एक डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका इलाज कर दिया। क्या कर दिया? बड़ा खुश हुआ फर्रुखसियर। कौन? फर्रुखसियर इतना खुश हुआ, उसने जैसे होते ही, मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कहा फरमान दे दो जी एक, मतलब बिना टैक्स दिए हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो। बहुत खर्चा होता है जी, बहुत दूर से आ रखे हम, है ना। फेरी वाले जैसे होते ना वैसे ही आए थे ये लोग व्यापार करने। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला नारा था वो यही था कि साम्राज्य नहीं व्यापार, केवल व्यापार। ये आईएएस का क्वेश्चन है। साम्राज्य नहीं केवल व्यापार। तो दे दिया उसने। उसी को बोलते हैं 1717 का सुनहरा फरमान। क्या बोलते हैं? 1717 का सुनहरा फरमान। तो ऐसे ही फरमान, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक तो फरमान है, ऐसे ही निशान जो है वो भी क्या है? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र दिखाना है, चुंगी नहीं देनी है। अगला, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भाई एक बात तो है, मानना पड़ेगा इस देश में, एक महिला का इतना ब्रेन वॉश करना कि वो जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाए। क्या हो जाए? जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कि उसके समय में राजा राम मोहन राय ने आग्रह किया, उनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हो गया 1829 की धारा 17 से। इससे हुआ 1829 की धारा 17 से सती प्रथा का अंत हो गया। तो अंग्रेज पूरी तरह से खत्म करने में सफल हुए। पर यह दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में बहुत लंबे समय तक जिंदा महिलाओं को जलाया गया, ये कहकर कि तुम्हारा पति स्वर्ग में जाएगा। और उस महिला को नशा दिया जाता था चारों तरफ से चिता के। जब पति होता था साथ में उसको बैठना पड़ता था बीच में, चारों तरफ से डंडे लेके खड़े रहते थे कौन? लोग। और जब वो महिला चिल्लाती थी भाई नीचे से आग लगेगी, पूरी जलेगी, तो क्या होगा? भागेगी। उन डंडों से उस महिला को फिर वहीं उस चिता में क्या किया जाता था? धकेला जाता था। तो सोचो कैसा विभत्स दृश्य रहा होगा। आज हमारा हाथ थोड़ा सा किचन में कुछ चीज बनाते हुए जल जाता है तो कितना दर्द होता है। तो एक महिला को जिंदा जलाना, सोचो, है ना। फिर बोलते हैं कि क्या, तो ये गड़बड़ियां जो आई इस देश में धर्म में, उसको दूर करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का योगदान है। अपने सुधारों के लिए जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जी को थैंक यू बोलना चाहिए पहले, ठीक है। तो प्रतिबंध, अब जब ये आया कौन? अल्बुकर्क, फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क आया। वो भी बड़ा हैरान हो गया देख के कि जिंदा महिला को क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो उसने क्या किया? अपनी सेना के माध्यम से इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कहा ब्रेन वॉश एक ऐसी चीज होती है कि बचपन से एक चीज दिमाग में डालते रहो, आदमी बम बांध के फिदाइन बनने के लिए तैयार है। इस दुनिया में ढंग से नहीं जी रहा है, दूसरी जन्नत के पता नहीं क्या सपने दिखाकर किसी व्यक्ति पर बम बांधकर क्या कर दिया जाता है? बोल दिया जाता है कि तुम वो हो कि क्या बनोगे तुम? हाँ, जन्नत में जाओगे, है ना, जन्नत मिलेगी कि तुम्हें। अरे जन्नत यही है भाई, धरती पे ढंग से जी लो, खा लो, पी लो। भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर इज डुप्ले। इंट्रोड्यूस करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? डुप्ले। अगला, 1611, 1613, 1619, 1626 में क्या क्या हुआ ये मैच करना है आपने। तो सीधे बता देता हूं मैं। 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई। मछलीपट्टनम जिसको आज बोलते हैं, छोटा सा बंदरगाह है, इसको बड़ा करने का प्रयास चल रहा है। मछलीपट्टनम में क्या अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई 1611 में। कहां पड़ता है भाई मछलीपट्टनम? हाँ जी, ईस्ट कोस्ट में पड़ता है, वेस्ट कोस्ट में पड़ता है, नॉर्थ सरकार में पड़ता है, कोरोमंडल में पड़ता है, मालाबार में पड़ता है, कि कोंकण में पड़ता है, कि काठियावाड़ में पड़ता है? कहां पड़ता है? और अगर मैं बोलूं उत्तरी सरकार में तो? हाँ जी, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश वाला जो तट है उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, नॉर्थ सरकार। मछलीपट्टनम कहां पड़ रहा?
कहाँ पढ़ रहा है भाई? उत्तरी सरकार में आंध्र प्रदेश में पढ़ रहा है, ठीक है। 1613 में क्या हुआ भाई? 1613 में जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु, जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को कहा आप सूरत में कारखाना स्थापित कर सकते हैं। सूरत गुजरात में पड़ता है, स्टोन कटिंग हीरे की पॉलिश के लिए जाना जाता है सूरत, तापी नदी के तट पर है, उकाई रिजर्वायर है उसके अगल बगल कहीं, इस पर तापी नदी पर। अब सूरत से दूर हो सकता है मेरे ख्याल से, बट मैंने कहा अगर क्वेश्चन आया उकाई रिजर्वायर परियोजना किस पर है, आंसर सूरत पर है। क्लियर हो गया? ठीक है। 1619 में क्या हुआ भाई? 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चले गए। सर टॉमस रो की इंग्लैंड वापसी हुई। 1626 में क्या हुआ? पुलिकट के आरमा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई। पुलिकट देखना, आंध्र प्रदेश जहां पे खत्म हो रहा है तट पर, वहां पर एक झील मिलेगी पुलिकट। क्या मिलेगी? वहीं पर है पुलिकट, जगह भी है, झील भी है। उस झील के बीच में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा। एपीजे कलाम के गुरूर के नाम पर उसका नाम हो गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या हो गया? तो जैसे मैंने बोला कि अमेरिकन का जो स्पेस रिसर्च या लॉन्चिंग स्टेशन या रिसर्च स्टेशन है केप केनेडी रिसर्च सेंटर, वो कहां पर है? फ्लोरिडा में है, केप कैनेवरल बोलते हैं उसको। ऐसे ही हमारा जो है वो कहां पर है? पुलिकट। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहां स्थित है? हाँ जी, ये तो बता दो यार। कलकत्ता में है। कहां पर है? लेकिन ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजों का पहला बनाया हुआ बड़ा किला फोर्ट विलियम नहीं है। पहला किला उन्होंने चेन्नई में बनाया था, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता में बाद में बना फोर्ट विलियम, ये बड़ा किला है। ऐसे फोर्ट सेंट जॉर्ज भी क्या बड़ा किला है। कलकत्ता को जॉब चारनाक ने बसाया। 3 गांव, गोविंदपुर, सुतानाती, कोलिकाता, 3 गांव किराए पर लिए और वहां पर कलकत्ता बसा दिया। किस नदी के किनारे है कलकत्ता? डायमंड हार्बर कहां है? डायमंड हार्बर कहां है? पूछ रहा हूं मैं, डायमंड हार्बर कहां है पहले बताओ। हाँ जी, अरे यार वेस्ट बंगाल तो पूरा बड़ा राज्य। कोलकाता बोलो, कोलिकाता। तो डायमंड हार्बर किस पर है देखो। हाँ जी, हुगली पे ही है। हुगली पे है, जहाज अंदर तक जाता है। बल्कि क्या होता है, सिल्ट हो जाती है कई बार नीचे, जहाज नीचे प्रॉपलर टकराता है उसका, इसलिए एक और डैम बनाया गया उधर नदी पर, फिर वहां से छोड़ा जाता है सिल्ट बहाने के लिए, तब पानी के जहाज अंदर आते हैं डायमंड हार्बर में। अगला क्वेश्चन, अल्फांसो डी अल्बुकर्की मजार कहां पर है? ये मजार क्यों लिखा हुआ है इसको? कब्र क्या लिखेंगे? सिमेट्री क्या लिखते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्की मजार कहां पर है भाई? गोवा में है, गोवा। कहां पर है? अल्बुकर्की मजार। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? साउथ ईस्ट कोस्ट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सेंट टोमे। कौन सी? आगे चलकर जब कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे होंगे आप, वहां पर एक युद्ध का नाम सेंट टोमे का युद्ध भी है। एक युद्ध होता है सेंट टोमे का युद्ध। किस कर्नाटक वॉर में होता है सेंट टोमे का युद्ध? पक्का देख लिया, चेक कर लिया, लॉक कर दें? अभी आप नए हो, नए पे भरोसा नहीं है, थोड़ा सीनियर को दिखाओ, बगल में बैठे हुए आपके। इज्जत बख्शी जा रही है, उसे बरकरार रखना। हाँ, फर्स्ट में ही है। क्या लिखा हुआ है? सेंट टोमे का युद्ध, हाँ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में। अगला क्वेश्चन, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रंकेबर तमिलनाडु में कब स्थापित की? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस मैंने बता दिया कहां के थे, डेनमार्क के थे।
डच कहां के थे? नीदरलैंड हॉलैंड के थे। डेनिस कहां के हैं? डेनमार्क। डेनमार्क कहां पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के नीचे पड़ता है। कहां पड़ता है? गल्फ ऑफ बोथनिया के नीचे। चेक करना जरा, एक बार खाली यूपीएससी वालों ने इतना क्वेश्चन पूछा, गल्फ ऑफ बोथनिया किन दो देशों के बीच है? तो नॉर्वे और स्वीडन के बीच में है। किन है? नॉर्वे स्वीडन के बीच में है। चेक करो। सॉरी, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन तो जुड़े हुए हैं ना। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है। स्वीडन और डेनमार्क किससे लगा हुआ भाई? थोड़ा देखो तो ऊपर कोई वाटर बॉडी हो। नॉर्थ सी से लगा हुआ है। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और कभी डेयरी इंडस्ट्री के लिए फेमस था ये, अभी भी होगा शायद। डेनमार्क किसके लिए? डेयरी इंडस्ट्री। इन मूर्खों ने एक बार क्या किया, इन्होंने कहा गाय के दूध को पौष्टिक बनाने के लिए ऐसा करते हैं, गाय के न्यूट्रिशन को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? अब वो कुत्तों को नहीं देते पेडिग्री, पेडिग्री में कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से मांस वांस होता होगा, कुछ होता होगा, ऐसे कुत्ते खाते हैं। इन्होंने गाय के चारे में क्या किया कि मांस मिला दिया। अब पता नहीं किसका मांस मिलाया, और उसको पौष्टिक करने के लिए, ताकि ये और अधिक प्रोटीन मिले गाय को, और दूध क्या हो? प्रोटीन युक्त हो जाए। खिला दिया गाय को। अब भाई गाय के जीन में था ही नहीं वो चीज, तो एक बीमारी हुई यूरोप में, मैड काउ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पागल हो गई। कौन? गाय। गाय क्या हो गई? पागल हो गई। किस चीज से? बाद में फिर पता चला कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया। अब तो साइंस बहुत ऊपर पहुंच गया, लेकिन उस जमाने में उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ज्यादा प्रोटीन देगी कि। वो तो यहां भी बनाते हैं बेवकूफ भाई, दूध इतना पतला क्यों? कि गाय ने ज्यादा पानी पी लिया था। तो यार इससे क्या मतलब, गाय ने ज्यादा पानी पी लिया था? है? क्या चीज? हाँ, ऐसा आंसर देते हैं दूध वाले। चलो, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रंक के बाहर तमिलनाडु में कब स्थापित की? आंसर क्या है? 1620 में। फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट ये थे भाई मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। मुक्त व्यापार का मतलब समझते हो? किसको बोलते हैं मुक्त व्यापार? जिसमें ना आप पर इंपोर्ट टैक्स लगे ना एक्सपोर्ट टैक्स लगे। जब आप सामान लेके आए तो हम आप पर टैक्स ना लगाएं, और हम जब आपके यहां सामान लेके आए तो आप भी हम पे टैक्स ना लगाएं। मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं आज भी चलते हैं। लेकिन जो फिजियोक्रेट थे वो बोलते थे मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। कितनी बड़ी सोच रही होगी उस जमाने में उनकी, मुक्त व्यापार। अगला, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत में देन थी? अंग्रेजों ने क्या दिया भारत को? तो आंसर इज, आईएएस में पूछा गया है 2014 में। भाई देखो, तंबाकू की खेती तो लाए थे पुर्तगाली, अंग्रेज तो ये कट गया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी इनका कंसेप्ट नहीं है। और मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन, ये भी नहीं है। ये आपको ट्रैप, यूपीएससी का ट्रैप होता है, उसमें फंसाने के लिए क्या होता है, फंदा डालती है वो। क्या डालती है? तो उसमें कूट देती, केवल 1 एकड़ 2, 2 3, कोई भी नहीं। आंसर कोई भी नहीं। आंसर इनमें से कोई भी नहीं। और अब ये भी हट गया, इस पर कोई तुक्केबाज निकल पहुंच जाते थे, लवासना। अब ऐसे नहीं पूछ रहे, अब क्या पूछ रहे हैं? 2 सही है, 3 सही है, मतलब 2 पॉइंट सही है, इसमें 3 पॉइंट सही है ना। तो इससे क्या हो गया कि वो जो एलिमिनेट करके निकालते थे आंसर, वो पीढ़ी खत्म हो गई है, उनका रास्ता बंद कर दिया। अगला, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हो भाई, इसको तो अभी याद कर लो आप।
अल्मीडा। हाँ, कौन सा? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या था इसमें? शांत जल की नीति। क्या ध्वनित हो रहा है इससे? ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था? हाँ जी, जल शांत कब रहेगा? जब युद्ध नहीं होंगे समुद्र में, ऐसा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देश दे रखे हैं और प्रथम कोठी दे रखी है या फैक्ट्री दे रखी है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। तो भैया बताओ आप अब। पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है या पहली कोठी है वो है कोचीन 1503। डचों की जो पहली कोठी है, वह मछलीपट्टनम 1605। अंग्रेजों की जो पहली कोठी है वो है सूरत। डेनिसों की जो पहली कोठी है वो है ट्रांकेबार 1620। और फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी है वो है सूरत 1668। 1668। इसको याद कर लो, या सिंगल क्वेश्चन भी आता है कई बार। ये तो 5 एक साथ दे दिए ना कि पुर्तगालियों की पहली कोठी कौन सी भाई? कोचीन। कोच्चि सुना है? कहाँ है कोच्चि? अरब सागर की रानी बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोच्चि। नेवल बेस है, नौसेना का बेस है कोच्चि। कहाँ है? केरला में है, मालाबार तट पर है। तो पुर्तगालियों की जो पहली जो कोठी है वो कहां पर है? कोचीन। कब? 1503। 1498 में वास्को डी गामा आया और फिर शुरू हो गए पुर्तगाली आने। 1503 तक कोची में उन्होंने क्या कर दिया? डचों की जो पहली कोठी है वो मसूलीपट्टनम है। डचों की कौन सी है? 1605 में, बहुत देर में। यानी पुर्तगालियों की कोठी बनाने के 102 साल बाद। कितने साल बाद? 102 साल बाद डचों की कोठी खुली का कोचीन, सॉरी मसूलीपट्टनम में। डचों की पहली कोठी है सूरत 1608 में। डचों की कब है? 1608 सूरत। सॉरी, अंग्रेजों की पहली कोठी है सूरत। कब? 1608 में। डेनिसों की पहली कोठी है ट्रंकेबार 1620 में। और फ्रांसीसियों की पहली कोठी है सूरत 1668 में। वॉन्डिवाश का युद्ध 1760 किस किसके बीच में लड़ा गया? किसने किसको हराया? तो बैटल ऑफ वॉन्डिवाश 1760, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया। किसको हरा दिया भैया? कुछ ना सन अभी याद कर लो, जैसे 1761 क्या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1764 बक्सर का युद्ध, है ना? नहीं, थोड़ा और पीछे जाओ भी, पहले 1759 में जाओ। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। अंग्रेजों ने डचों को बाहर कर दिया। 1760 अंग्रेजों ने किसको? फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह पराजित कर दिया। ठीक है। 1764 बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो ने अंतिम मुगल सम्राट, नहीं अंतिम नहीं भाई, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउदौला और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम को, 3 बड़ी शक्तियों को पराजित कर दिया ना अंग्रेजों ने। भारत की 3 बड़ी शक्तियों को पराजित कर दिया 1764। फिर 65 में इलाहाबाद की संधि, 65 में इलाहाबाद की संधि। बीच में एक पॉइंट छूट गया, हैदर अली सर्वे सर्वा हो गया मैसूर का। कब? हैदर अली मैसूर का सर्वे सर्वा हो गया। राजस्थान पीसीएस देने जा रखा था मैं, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, 20-25 साल पहले। वहां क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हैदर अली मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा हो गया कब? अब मुझे याद आया कि बड़ा युद्ध था भाई, तब हुआ था सर्वे सर्वा। अब यार बड़ा युद्ध तो पानीपत का भी है और बड़ा युद्ध बक्सर का भी है। अब दोनों ऑप्शन थे, 1761 भी था, 1764 भी था। क्या लगाता मैं?
1761। चेक कर लो जरा। हाँ जी, किताब में। अच्छा, मोबाइल भी नहीं है, किताब भी नहीं है, क्या करें, क्या कर सकते हैं? देख लो जरा, 1761 है। हैदर अली, अरे किताब है तो आपके पास हिस्ट्री की यार, वो निकालो, उसमें लिखा हुआ है हैदर अली में कि इतनी इतने सन में सर्वे सर्वा हो गया। जो किताब लगा रखी है मैंने। अब भाई धीरे धीरे पढ़ना है कि तेज पढ़ाऊं? तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, ठीक है। कलकत्ता के जमींदार अंग्रेजों को किस सूबेदार ने, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? आंसर, अजीमुशान। किसने की थी भाई? अजीमुशान ने। किसने की थी? चेक कर लो जरा एक बार। अजीमुशान ने की थी। कोलिकाता, सुल्तानाती, गोविंदपुर। और फ्रांसीसियों को पुदुचेरी किसने दिया था? अरे यार, जो आगमन है ना, विदेशी शक्तियों का आगमन, उसमें मिल जाएगा आपको। किताब पलट ही नहीं रहे हो। हिस्ट्री किताब तो होगी पुरानी वाली, ये तो नई वाली से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। चलो थोड़ी देर में बताता हूं। कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों की सूबेदार ने सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम। बंगाल और असम। हाँ जी, सर्वे सर्वा कब बना? 1761 में बना। हैदर अली सर्वे सर्वा हो गया मैसूर का। दरअसल वोडियार डायनेस्टी शासन कर रही थी वहां पर। कौन? और जो वोडियार राजा था उसका नाम था शायद कृष्णराज, और वो था ऐसे ही, कैसे साल भर में एक बार दिखा देते थे उसको जनता को कि जिंदा है। बाकी सारा जो शक्तियां थी वो हैदर अली के हाथ में आ गई थी। और हैदर अली वो आदमी है जो कभी सिपाही भर्ती हुआ था, फिर सिपह सालार बनाओ, फिर धीरे 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 करके एक दिन सारी सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली। फिर ये वोडियार डायनेस्टी जो है, फिर आपको पता ही है मैसूर युद्ध होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में होता है, वेलेजली के समय में। टीपू सुल्तान को मार देते हैं, मर जाता है युद्ध क्षेत्र में। उसके बाद कैप्चर कर लेते हैं मैसूर को अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों में एक चीज है, आगे चलकर ये वोडियार डायनेस्टी के पुरान मतलब खानदान में जो एक बचा हुआ था कोई, आगे चलकर उसको सौंपते हैं। आपने मुझे बताना कौन गवर्नर जनरल था वो या वाइसराय था जिसने वोडियार डायनेस्टी के राजा को मैसूर वापस किया था? तब तक आगे बता रहा हूं मैं। कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? तंबाकू की खेती इन्हीं की देन थी। इसको देन नहीं बोलते, श्राप बोलते हैं, है ना। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस यही लेके आए थे। कौन? जलयान निर्माण यही लेके आए थे। तो उपयुक्त सभी। आंसर, उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो क्या आंसर बताया था मैंने इसका? बंगाल और असम। बंगाल और असम। ईसाई मिशनरीज क्या करती हैं? इनका एक कंसेप्ट होता है, ये सेवा भाव होता है इनके अंदर। क्या होता है? ये आदिवासी इलाकों में जाते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक दिन वो राज्य क्या बन जाता है? क्रिश्चियन बन जाता है, और उसकी उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो भी इंग्लिश हो जाती है। नागालैंड, नागा लोग रहते थे, नागालैंड की आज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो हर दूसरे आदमी के गले में आपको क्रॉस टंगा हुआ दिखेगा। केरला में आप जाओगे, हर तीसरे आदमी के गले में आपको क्या दिखेगा? क्रॉस दिखेगा। और जैसे आपके यहाँ ये होते हैं ना, देवी देवताओं के नृत्य होते हैं, वैसे इधर इन स्टेट्स में जाएंगे तो बड़े बड़े पांडाल लगे होते हैं, और मिशनरीज अपना क्या कर रही होती है? प्रवचन कर रही होती हैं, और लोग प्रभावित होते हैं, धर्म परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, चलो जी। धर्म परिवर्तन कराना लालच देकर, बाध्य कर कर मना है, जुर्म है, कानूनन जुर्म। संविधान में लिखा हुआ है। ये देश किससे चलेगा?
संविधान से चलेगा। बार बार सुना होगा आपने टीवी में, किससे चलेगा? संविधान से चलेगा। तो धर्म परिवर्तन बाध्य नहीं होना करना है किसी को धर्म परिवर्तन। अगला 1746 से 1761 के बीच हुए 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के समय फ्रांस का सम्राट कौन था भाई? लुई 15वां था। कौन था? वो होता अगर जो कहता था मैं ही राज्य हूं तो बात कुछ और होती। फ्रांसीसी इसलिए भी असफल हुए इस देश में क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी। क्या थी? सरकारी कंपनी थी, सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। अंग्रेज इसलिए भी सफल हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी नहीं थी। क्या नहीं थी? तो इसका आंसर है लुई क्या 15वां। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं बस, इसके बाद फिर अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। कौन से कथन सत्य हैं इसके बारे में? वास्को डी गामा के संबंध में उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा, पहला ऑप्शन है। दूसरा, पहले सीधे आंसर बता देता हूं मैं, ऑप्शन की बैसाखियों से पेपर नहीं निकला करते। उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा, बिल्कुल सही है। और 1502 में वह दूसरी बार भारत आया, ये भी बिल्कुल सही है। पहली बार वो अब्दुल मलिक के साथ आया था, गुजराती द्विभाषिया था एक, है ना। ये गलत है कि वह 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा, ये गलत है। उसने कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा, ये भी गलत है। जमोरिन ने स्वागत किया, क्या किया? स्वागत किया। हर एक वो आदमी स्वागत करेगा आपका जिसे आपसे लाभ प्राप्त हो रहा हो। हर एक वो आदमी आपका क्या करेगा? विरोध करेगा जिससे उसको आपसे नुकसान हो रहा होगा। समझ में आया? जमोरिन को तो फायदा था, जहाज लेके आए थे, मसाले लेने आए थे, स्वागत क्यों ना करता? उसको ये नहीं पता था लेकिन तेरे स्वागत करने से क्या होने वाला है। उसके स्वागत करने से क्या हुआ? वहीं से मार के भगा देता तो मेरे ख्याल से ना पुर्तगाली आते, ना डच आते, ना डेनिश। ढंग से मारना था ना, पिटाई कर देते ढंग से, तो एक मैसेज चला जाता यूरोप में, भाई बड़े खतरनाक लोग हैं। जैसे 50th स्टेट ऑफ यूएसए कौन? होनोलुलु कैपिटल है जिसकी। हाँ जी, अरे यार ये बीच में आइलैंड है जो ये हवाईन आइलैंड। कैप्टन कुक गया यहाँ, कैप्टन कुक गया तो जहाज में गया। अब उनके उसमें आदिवासियों का ये था कि हमारा जो देवता है समुद्र से आएगा। आगे खूब स्वागत हुआ, खूब खाया पिया, नाचे गाए, वो जिसे बोलते हैं बढ़िया, ठीक है। सामान सुमान पैक किया अपना, चल पड़े। समुद्री तूफान आ गया, तूफान आया, वापस आ गए। आदिवासियों की समझ में आ गया ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान सागरीय तूफान को देखकर नहीं डरता है। ये इसका मतलब ये कौन है? ये फेक लोग हैं। हत्या कर दी उसकी, कैप्टन कुक की, इसकी। उसके बाद नहीं सुना होगा आपने कि कोई दूसरा देश वहां पर उपनिवेश बनाने गया, अमेरिका जैसा देश, फिर उसने खरीदा उसको। खरीदा मतलब उसका राज्य है। कौन? हवाईन आइलैंड, मोनाकी वॉल्केनो। और कौन? होनोलुलु कैपिटल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।